मेड इन इंडिया जो है वो क्या एक सच में खाली एक स्लोगन है? मेड इन इंडिया ऑब्वियसली हेल्प्स अवर इकोनॉमी। एक मिसकंसेप्शन है कि अगर बाहर की प्रोडक्ट्स है तो वो बेहतर हैं। इतने सारे सेगमेंट्स है, इतने सारे फील्ड्स है, पर उसमें आपने से सिर्फ ये बायो सीएनजी जो है वही क्यों चूज किया? जर्नी जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ था 2016 में। तो अगर मैं कॉस्ट कंपैरिजन की बात करने जाऊँ तो एक इंपोर्ट करना मशीन को और एक यहीं पे पूरा का पूरा डेवलप करना, दोनों में कितना डिफरेंस है? हम जिस टेक्नोलॉजी को आज डेवलप कर रहे हैं इंडिया में बायो सीएनजी में, वो एटलीस्ट 50% चीपर है। जो वेस्ट हम उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, आर वी गेटिंग इट फॉर फ्री और वी आर पेइंग समथिंग टू देम? सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में एक कोलैबोरेशन करके एक पीपीपी मॉडल पे हमने 100 टन पर डे वेस्ट प्रोसेसिंग का एक प्लांट एस्टेब्लिश किया। बायोफिक्स का मार्केट कैपिटल अभी किस प्लेस पे स्टैंड कर रहा है? Last year we did 50 crores. This year we are doing 100 crores. And we have project worth rupees of 600 crores right now. सुनील सर, टाइटन पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। Thank you Vivek. Thank you for inviting me. तो सर, अभी आपकी जो इंडस्ट्री मैंने स्टडी की तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन क्लिक हुआ कि मार्केट का सेक्टर इतना बड़ा है, इतने सारे सेगमेंट्स है, इतने सारे फील्ड्स है, पर उसमें आपने से सिर्फ ये बायो सीएनजी जो है वही क्यों चूज किया? Interesting question Vivek. I think बायो सीएनजी हमने चूज नहीं किया है। जर्नी जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ था 2016 में। ये जर्नी 2016 में जब स्टार्ट हुई थी तब हमने देखा था कि इंडिया में वेस्ट प्रोसेसिंग को लेके इतनी कोई मेजर इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है, कोई इतनी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो उस समय हमने ये डिसाइड किया था कि हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो 2016 से लेके 2020 तक हम लोगों ने वेस्ट को प्रोसेस करके उसमें से फर्टिलाइज़र और गैस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बनाया और उसे इंडिया भर में उसे है ना हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। आज हमारे टोटल मिला के 2000 से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस होंगे ऑल ओवर इंडिया में। बट एट द सेम टाइम 2020 के बाद में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया इस सेक्टर के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी पॉलिसी के साथ में अपने विजन को एस्टैब्लिश कर रही थी कि हमें इंडिया के मैक्सिमम वेस्ट को प्रोसेस करना है और उसके लिए बायो सीएनजी का पूरा पॉलिसी ड्राफ्ट हुआ। और इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा विजन लिखा कि हम लोग 2030 तक कंपलसरी 5% बायो सीएनजी को नॉर्मल सीएनजी और हमारे घरों में जो आ रहा है पाइप नेचुरल गैस पीएनजी के साथ में 5% तक ब्लेंडिंग करेंगे। और 5% ब्लेंडिंग करके जो उन्होंने टारगेट सेट किया कि 5000 बायो सीएनजी प्लांट्स इंडिया में लगाया जाएगा और टोटल मार्केट जो है वो 2 लाख करोड़ का था। उस तरीके से 2020 और 21 के अंदर बायोफिक्स ने ये देखा कि इंडिया में जब इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आ रहा है तो हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें। और उसी के साथ में बायो सीएनजी का पूरा आइडिया जनरेट हुआ। हमने देखा कि ये सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्ट होकर आ रही है यूरोपियन कंट्री से और अन्य कंट्रीज से। तो हमारा विजन था कि हम इंडिया में एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेंगे और एक रिलायबल फॉर्म में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल ओवर इंडिया में। सो दैट्स हाउ बायोफिक्स एंटर्ड इनटू द बायो सीएनजी फील्ड। और आज लाइक वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर वन ऑफ द कंपनीज जो टेक्नोलॉजी फ्रंट में सबसे आगे है और बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट्स को इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है। तो आपने अभी जैसे बोला कि बाहर से भी काफ़ी इंपोर्ट करते थे मशीनरीज और आपने ये प्लान किया कि आपको यहाँ पे ही पूरा एस्टेब्लिश करना है। तो अगर ओवरऑल कॉस्ट कंपैरिजन की बात करें, इट्स ऑब्वियस है कि अगर लोगों के माइंडसेट कैसा है कि हाँ भाई हम खुद कोई चीज़ बना रहे या हम खुद कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो इट्स ऑब्वियस है हमको कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी, राइट, रेदर देन इम्पोर्टिंग या रेदर देन किसी के पास ऑलरेडी हम उनसे बाई कर रहे हैं। राइट। तो अगर मैं कॉस्ट कंपैरिजन की बात करने जाऊँ तो एक इंपोर्ट करना मशीन को और एक यहीं पे पूरा का पूरा डेवलप करना, दोनों में कितना डिफरेंस है? विवेक, एक चीज़ ये है कि
ये कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से तो सवाल है ही, बट मैं आपको इसके सामने एक और चीज भी बताऊंगा जो कि है एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी से इंडिया को क्या फायदा है और इंडिया के ऐसे इन्वेस्टर्स जो बायो सीएनजी के प्लांट लगा रहे हैं उनको क्या फायदा है। पहली बात कॉस्ट की है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी भी ऐसे इक्विपमेंट का या टेक्नोलॉजी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के मुकाबले यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस यूनिट्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं बिकॉज ऑफ हाई लेबर कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड ओवरऑल कॉस्ट जो है उन देशों की वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो। प्लस साथ में उनके जो ट्रांजिट कॉस्ट है, जो कि हैंडलिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, कस्टम्स कॉस्ट है, तो आपके पास आते आते वो उस कॉस्ट की जो कीमत है, वो जो इक्विपमेंट की कीमत है, वो दुगना हो जाता है। तो कॉस्ट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम जिस टेक्नोलॉजी को आज डेवलप कर रहे हैं इंडिया में बायो सीएनजी में, वो एटलीस्ट 50% चीपर है जो कि अगर हम इंपोर्ट करके लेके आते हैं, और उसके लिए रीजंस ये हैं। बट साथ ही साथ में जो हमने डेवलप किया है वो ये है कि हमारी डेटा को लेके जो डिपेंडेंसी है कि आज अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है तो उसमें से जो डेटा निकल के आता है, जिसे अगर वो यूनिट कभी भी मेंटेनेंस में गया, कभी ब्रेकडाउन में गया, तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है उन वेंडर्स के ऊपर जो कि यहाँ पे एस्टेब्लिश है भी नहीं, और काफी ज्यादा समय चला जाता है उस ब्रेकडाउन को रिपेयर करने के लिए, और काफी ज्यादा लॉसेस भुगतना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। एट द सेम टाइम एक और बड़ा डिपेंडेंसी है टाइम को लेके, कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को और यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो समय जो है वो काफी ज्यादा लग जाता है। तो हम वो भी चाहते थे कि इस एग्जीक्यूशन को हम थोड़ा फास्टर करें, ठीक है। जो हमारा विजन है कि 5000 सीबीजी प्लांट्स लगने हैं, बायो सीएनजी प्लांट्स अगर यहाँ पे इंडिया में लगना है 2030 तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इतना समय नहीं दे सकते हैं कि एक प्लांट के पूरे एग्जीक्यूशन के लिए, और टाइमलाइन को घटाना पड़ेगा। जो टाइमलाइन था जहां पे वो 6 महीने लगते थे, उस टाइमलाइन को भी हमने यहाँ पे कम किया, उसे 3 महीने तक लेके आए, और हम आगे देख रहे हैं कि उससे और कम लेके आया जा सके एक बेटर प्लानिंग के साथ। सो ये काफी बड़ी उपलब्धि है जो कि हमने हासिल किया है अगर हम इन हाउस डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का। आपने बोला कि बाहर से जब मंगाते हैं तो उसका कॉस्ट डबल हो जाता है, बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो नॉर्मल पब्लिक के माइंड में रहता है कि मेड इन इंडिया जो है वो चालू करने के बाद भी लोग ज़्यादातर यही बिलीव करते हैं कि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बेटर है, ठीक है। एक ऐसा पर्सनल अगर मैं देखने जाऊं तो काफ़ी लोगों से अगर बात करते और करते हैं, उनको जब बोलते हैं ना कि हाँ मेड इन इटली है, ठीक है, मेड इन चाइना, वो आज भी बिलीव करते हैं, भले ही मेड इन चाइना लिखा हुआ आ रहा है लेकिन वो बाई करेंगे। लेकिन जहां पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है वो उसको मेजरली अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। सो अगर ऐसा माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करने जाऊं तो मेड इन इंडिया जो है वो क्या एक सच में खाली एक स्लोगन है या एक लिटरली एक वे है जहां पे हम एक कंट्री को डेवलप करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? मेड इन इंडिया ऑब्वियसली हेल्प्स अवर इकोनॉमी, उसमें कोई दो राय है नहीं, और आई थिंक एज एन इंडियन सिटीजन एवरीबडी वांट्स टू सपोर्ट दिस आइडिया ऑफ अवर नेशन कि हम मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं मेड इन इंडिया के ऑब्जेक्ट्स को, हमारे प्रोडक्ट को। साथ ही साथ में जो आपने एक चीज़ और कहा है कि ये एक मिसकंसेप्शन है, एक स्टिग्मा है कि अगर बाहर की प्रोडक्ट्स है तो वो बेहतर हैं, इंडिया की प्रोडक्ट्स हैं तो वो शायद एक लो स्टैंडर्ड्स के होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग बिलीव कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी पे। वी वांट टू कॉम्पीट, राइट। हम ये कहना नहीं चाहते कि सो वी आर चीपर, बट वी आर नॉट चीपर इन अ वे कि है ना प्रोडक्ट जो है हाई क्वालिटी का नहीं है, इस लो कॉस्ट, एंड वी हैव वर्कड ऑन द प्रोडक्ट, वी हैव टेकन पेटेंट्स so that we can produce the product at a lower cost and deliver that
product to our people and ensuring the same ROI also, right? कि वो चले भी और डिपेंडेंसी भी है, बट सबसे बड़ी बात है कि हम ट्रांसपेरेंसी भी लेके आते हैं। हमारे जो प्रोसेस इंटेलिजेंस सिस्टम भी हैं इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट में अंदर, ये पूरे पूरे प्रोजेक्ट में बायो सीएनजी प्लांट जब लगाते हैं तो इन्वेस्टर्स को या जो ये प्लांट के ओनर्स होते हैं उन्हें एवरी डे के रिपोर्ट्स उनके हाथ में होते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है एफिशिएंसी के वे में, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना गैस जनरेट हो रहा है। तो हम खुद compete करना चाहते हैं और हम ये चाहते भी हैं कि बाकी सारे जो अगर प्लांट एस्टेब्लिशर्स हैं, अगर ईपीसी कंपनीज हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी है तो वो उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आए और वो भी इसी तरीके से compete करें एफिशिएंसी के वे में और उतना ही ट्रांसपेरेंट वे में डेटा को जो है सामने लेके आए। So I think it's more believable, and we are writing a story right now in India's history right now in this bioenergy sector, where we are pushing more transparent, more reliable, and more trustworthy products. So basically that's our motto also. अभी आपने एक लाइन बोली थी, ठीक है, उसमें दो चीज का आपने इंडिकेट किया, एक था ROI, दूसरा प्लांट ऑनर्स, ठीक है। तो अगर मैं बायो सीएनजी के प्लांट की पर्टिकुलर बात करने जाऊं तो इज इट ओपन फॉर एवरीबॉडी के किसी को भी अगर बायो सीएनजी प्लांट लगाना है या खुद के लिए कुछ सेटअप करना है वो बायो सीएनजी का प्लांट सेटअप कर सकते हैं? और अगर आरओआई की आपने बात की तो आरओआई आप इतना श्योरली कैसे बोल रहे हो कि आरओआई अच्छा मिल सकता है? तो अगर ये दो चीज की बात हो कि अगर किसी को प्लांट सेटअप करना है, व्हाट्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ प्लांट, एंड आरओआई जो आपने बोला कि अच्छा आरओआई निकल के आ सकता है, सो वो किस बेस पे आप बोल रहे हो कि एक अच्छा आरओआई जनरेट हो सकता है? राइट एक प्लांट का उदाहरण लेने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बायो सीएनजी प्लांट के अंदर में इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैं अपनी एक कहानी आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरे घर की है। जब 2016 में हमने शुरुआत की थी इस फील्ड की, और जब मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि मैं एक बायोगैस या बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ करके, तो मेरी माँ जो है, मेरी मम्मी जो है वो दूसरी कक्षा से ज़्यादा पढ़ी नहीं है और एक वो हाउसवाइफ है। पर जब मैंने उनको ये कहा था, उन्हें बाकी सब कुछ समझ में नहीं आया पर उन्हें बायोगैस समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो हमारे घरों में और गाँव में भी, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ तो फिर मैं तो वहाँ पे भी मेरे नाना के घर पे था। तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारे बच जाता था खाना, या तो गाय जो चारा खाती थी और जो बच जाता था तो, और गोबर ये सब कुछ उठा के हम लोग जो है उसमें डाल देते थे और गैस निकलता था और गैस को हम यूज करते थे। और मैं बहुत सरप्राइज हो गया था तो ये है कि मैं कुछ उन्हें टेक्नोलॉजी समझाने जा रहा हूँ, जबकि बायोगैस कोई आज की मॉडर्न जनरेशन का कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो पद्धति है वो पद्धति काफी पुरानी है। सो कहने का अर्थ यह है कि आप बायो सीएनजी बना कैसे सकते हैं। बायो सीएनजी बनाने के लिए आपको कोई भी चीज जो कि सड़ सकती है, तो सिर्फ हमने टारगेट किया कि आज के तारीख में इतना सारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को जो गीला कचरा है उसे यूज करके कैसे हम लोग बायो सीएनजी बनाए, जो काउडंग है उसमें से कैसे बनाए, जो शुगर फैक्ट्री से प्रेसमेंट निकल रहा है उसमें से कैसे बनाए, या जो खेती बाड़ी में जो पोस्ट हार्वेस्टिंग वेस्ट बच जाता है, जो पराली बच जाती है, या तो कुछ गेहूं का छिलके बच जाते हैं, ये सारी चीजों से कहने जाए तो किसी एपीएमसी मार्केट में से साग भाजी का जो वेस्ट बच गया है वो है, या कोल्ड स्टोरेज में से जो वेस्ट बच गया है, तो ये सारी वेस्ट जो कि सड़ सकती हैं वो सारे वेस्ट को आप लेके, अब जो वो गोबर गैस था, जो बायोगैस मेरे नाना के घर पे भी रखा हुआ था, हमने उस टेक्नोलॉजी को काफी स्केल कर दिया। स्केल करके बहुत बड़े डाइजेस्टर्स बना दिए जिसके अंदर आप ये सारे कचरे को जो एक स्लरी बना के डाल दीजिए और उसमें से गैस उत्पन्न होगा, और उस गैस में से प्योर 99% मीथेन को एक्सट्रैक्ट कीजिए प्यूरिफाई करके, और उसे गैस में बॉटल में भर के, बॉटल में अगर उस गैस को भर के अगर आप सप्लाई करते हैं तो वो बायो सीएनजी है। ये है बायो सीएनजी। अब एक बायो सीएनजी का प्लांट जो होता है वो उसके कैपेसिटी से होता है कि कितना गैस आप उत्पन्न कर रहे हैं। सो जैसे 3 टन पर डे, 5 टन पर डे,
10 टन पर डे ऑफ बायो सीएनजी आप कितना उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक उदाहरण लेता हूं कि 5 टन प्रतिदिन का अगर बायो सीएनजी का प्लांट अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो तकरीबन इसका जो कॉस्ट आता है वो 25 करोड़ रुपए जैसे एक कॉस्ट आता है, और इसमें से आप प्रतिदिन 5 टन जितना बायो सीएनजी उत्पन्न कर सकते हैं और 20 टन जैसा फर्टिलाइजर आपको मिलेगा। अब 5 टन अगर जो बायो सीएनजी है, तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी मैंडेट किया है कि कंपलसरी इसे ब्लेंड करना है हमारे सीएनजी में और घरों में जो आ रहा है गैस उसमें, तो आप जितने भी ऑयल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL, गुजरात गैस, तो आप ये गैस उन्हें सप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के हिसाब से आपको एक कॉस्ट मिलता है। तकरीबन ये कॉस्ट जो है आज के दिन में एक अप्रोक्सीमेटली 80 रुपए जैसा है, 80 रुपीज पर केजी जैसा है। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अलग कॉस्ट भी आपको मिलता है। पर अगर 80 रुपीज से भी अगर आप देखेंगे तो आप जनरेट कर सकते हैं सालाना 11 से 12 करोड़ रुपए सिर्फ गैस से। और साथ ही साथ अगर फर्टिलाइजर को सेल किया जाए 20,000 किलो, जो 20 टन जैसा जो निकल रहा है प्रतिदिन, तो उसमें से आप 2.5 से 3 करोड़ रुपए और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पूरा मिला के कुछ 14 से 15 करोड़ तक का जो है रेवेन्यू जनरेट हो सकता है एक 5 टन प्रतिदिन वाले बायो सीएनजी प्लांट से। और इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो वो अधिकतम 5 से 6 करोड़ रुपए जैसा होता है। सो इसमें अंदर ये एक मुनाफा है कि आप एवरी ईयर यू कैन जनरेट 7 to 8 करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। पॉलिसी के तहत ये एक टैक्स एग्जेम्पशन वाला भी इंडस्ट्री है। सो आने वाले 5 साल के लिए आपको कोई टैक्स भी नहीं पे करना है। सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। तो इस तरीके से देखने जाए तो 2 या 3 साल या अधिकतम जो है 4 ईयर्स तक में आपका पूरा ROI निकल जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 20% तक कैपिटल सब्सिडी देती है जो परफॉर्मेंस लिंक होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी जो है आपको है ना अलग से सब्सिडीज देती हैं 20% तक का कैपिटल सब्सिडीज। सो दैट्स हाउ दिस इज अ वेरी interesting opportunity for all the HNIs and business owners right now to invest in this sector. And again, like I told you कि ये कोई rocket science नहीं है, ये बायोगैस ही है। और अगर हम जिस चीज को इतने सालों से करते आ रहे हैं, अगर उसी चीज को अगर इंडिया का हर एक इंसान इस तरीके से सोचना चालू कर दे तो हमारा जो टारगेट है इवन कि 5,000 प्लांट्स का, तो मुझे लगता है कि 10,000 बायो सीएनजी प्लांट्स भी इंडिया में होंगे और सारे वेस्ट को हम लोग इस तरीके से प्रोसेस करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेंगे। अभी आपने साथ में बोला कि पर्टिकुलर जो अलग अलग वेस्ट होते हैं जैसे वेजिटेबल हो गया या फ्रूट वेस्ट हो गया, काइंड ऑफ मेरे ख्याल से फ्लावर वेस्ट भी आता होगा उसके अंदर। यस, शुगर फैक्ट्रीज का आपने वेस्ट बोला। हाँ, तो काइंड ऑफ ये कहीं ना कहीं जो वेस्ट हम उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, आर वी गेटिंग इट फॉर फ्री और वी आर पेइंग समथिंग टू देम? हर इंडस्ट्री का अलग मॉडल है। जिस तरीके से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, तो अभी हम लोगों ने सूरत में ही सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में एक कोलैबोरेशन करके एक PPP मॉडल पे हमने 100 टन पर डे वेस्ट प्रोसेसिंग का एक प्लांट एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम जो है कमर्शियल सेक्टर्स और रेस्टोरेंट्स और होटल से अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे, सो वी ऑल्सो टेक अ स्मॉल फीस जिसमें से हम उसे कलेक्ट करके हमारे यहाँ पे लेके आके प्रोसेस कर सके। उसी तरीके से सो बेसिकली यहाँ पे तो हम एक फीस कलेक्ट कर रहे होते हैं एक वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसी तरीके से जैसे शुगर फैक्ट्री में है तो वहाँ पे जो है एक टेंडर होता है जिसमें आप प्रति टन 400 रुपीज तो 500 रुपीज आप पे करते हैं और आप वो वेस्ट को प्रोक्योर कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे जो वेस्ट है जैसे कि एग्री वेस्ट है, या आजकल तो आपको वेस्ट कलेक्ट करना के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं कि अपना खुद का ही रॉ मटेरियल आप उगा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स जो आज आ रहे हैं वो नेपियर ग्रास पे भी आ रहे हैं कि आपने अपने ही वहां पे नेपियर ग्रास उगाया
और उसी की हार्वेस्टिंग करके आपने उसे यूटिलाइज कर लिया। तो जनरली अगर इन वेस्ट की बात किया जाए तो उनका जो मैक्सिमम कॉस्ट होता है वो 500 रुपीज से 1000 रुपीज तक होता है। और विद रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एट योर प्लांट और ये सारी चीजों को कंसिडर किया जाए तो 200 रुपये और अधिक लग सकता है। तो 1000 से 1200 रुपये ये कॉस्ट लग सकता है आपको। इस कॉस्ट का भी हम लोगों ने ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर एनीवेज कैलकुलेट करके रखा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पूरा कॉस्ट का बाइफर्केशन। काइंड ऑफ अगर देखने जाए जितना आपने बताया उस हिसाब से काइंड ऑफ इट्स अ साइकिल, राइट राइट, कि वेस्ट जो आ रहा है वही जा रहा है, उसी से बायोगैस बन रहा है, वो घर पे सप्लाई हो रहा है, फर्टिलाइजर है, उसको फिर से यूटिलाइज करके वही वापस खेती में यूज हो रहा है और फिर से वही साइकिल और चेन पूरा का पूरा कंटिन्यूशन में चल रहा है। राइट। आप इसी चीज को मैं आपके सपोर्ट करने के लिए कहूंगा कि सर्कुलर इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी इसे वाइट कैटेगरी का एक इंडस्ट्री माना गया है। वाइट कैटेगरी इसी का प्रूफ है कि जो भी निकल रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है, कुछ भी डिस्चार्ज नहीं है इसके अंदर। सो वी आर नॉट पॉल्यूटिंग एनीथिंग राइट नाउ, वी आर यूटिलाइजिंग वेस्ट। आप पॉल्यूशन को रोक रहे हो और इसीलिए गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट में भी है कि है ना, और ज्यादा सपोर्ट करना चाहती है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि आप उस वेस्ट को प्रोसेस करके एक तो क्लाइमेट के जो क्लाइमेट इश्यूज हैं उन्हें भी कम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पे जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी है इतना ज्यादा कि हम एनर्जी को आज इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे भी कम कर रहे हैं। प्लस जो फर्टिलाइजर निकल रहा है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आप उसी को आप फार्मिंग में यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन कर रहे हैं। सो इस वे में ये पूरा एक सर्कुलर इकोनॉमी है, एक सर्कुलर चेन है। मतलब काइंड ऑफ यू आर रिड्यूसिंग द लोड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, के लोग जो है वो कचरा ऐसे ही जाता था, कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है, तो काइंड ऑफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट थिंग कि ठीक है आप हमको दो, हम उसको पूरा प्रोसेस करते हैं और उसको पूरे साइकिल के अंदर सेट करके कंप्लीट कर दे। अभी सब्सिडी की बात करने जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट में आपने बोला कि गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसीज ऐसी निकाल रखी है, तो काइंड ऑफ ये सेगमेंट पूरा का पूरा आ गया क्लीन एनर्जी, करेक्ट? क्लीन एनर्जी, यस। तो काइंड ऑफ जैसे सोलर एनर्जी इज काइंड ऑफ क्लीन एनर्जी, बायो सीएनजी भी क्लीन एनर्जी। ऐसे आने वाले टाइम में आपको क्या लग रहा है और ऐसी कौन सी एनर्जी सेक्टर्स हो सकती है जहां पे ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट या तो सब्सिडीज लाए या कुछ नया इनिशिएटिव लेके आए कि हाँ अब हमें ये प्रोड्यूस करना है फॉर अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट? आई थिंक बहुत सारा वर्क एनीवेज हो रहा है। आई थिंक इस सेक्टर के अंदर जो भी सेक्टर से थोड़ा सा भी वाकिफ है, तो बायो एनर्जी में बायो सीएनजी, इवन फिर इथेनॉल के प्लांट्स अगर देखेंगे तो इथेनॉल ब्लेंडिंग भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है वो। एट द सेम टाइम फिर आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे अब एक और पॉलिसी आ चुका है, अब काफ़ी मैंडेट आ चुका है और पॉलिसी भी ड्राफ्ट होके लॉन्च होने वाला है कि 2027 से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी जो है वो भी अब एक ऐसे मैंडेट आ रहा है। उसमें भी ऐसा ही है कि आप 1% से लेके फिर 2030 तक आपको 5% कंपल्सरी ब्लेंडिंग करना है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट भी ये देख रही है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन है, तो उसी तरीके से जो है वो पॉलिसी भी फॉर्म किया जा रहा है जिसकी वजह से उस सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा फायदा पहुंच सके। और एविएशन का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। इस अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में जो एयरक्राफ्ट है वो डबल हो चुके हैं इंडिया में और आने वाले 5 साल में और भी डबल हो जाएंगे। और इवन बायोफिक्स के फ्यूचर विजन में वी आर ऑल्सो coming up with a pilot project of sustainable aviation fuel, and that's how we also want to play our role in this sector, जहाँ पे हम चाहते हैं कि any kind of green energy, even green hydrogen, that would be our future projects which we will be entering into. So from our technology background, if we are able to serve जहाँ पे हम बायो सीएनजी और साफ के जो प्रोजेक्ट्स है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोजेक्ट्स है, उसमें अगर हम कंट्रीब्यूट कर सके, दैट्स व्हाट विल बी डूइंग एंड दैट इज आवर नेक्स्ट 3 to 5 years ऑफ विजन। अभी आपने बोला कि आने वाले टाइम में आप साफ का भी है जो है वो प्लांट डालने का कर रहे हो,
अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? ठीक है, क्योंकि आज कोई भी कंपनी एक एस्टेब्लिश होती है, वो रन करती है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हाउ वी विल मेंटेन दिस होल थिंग, कि आप एक बायो सीएनजी का प्लांट जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग आप बोल लीजिए या एस्टेब्लिशमेंट बोल लीजिए, आप उस फील्ड के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो। उसके अलावा आप एक या दो सेक्टर और प्लान कर रहे हो कि हमें उस फील्ड में भी जाना है। सो जस्ट वांट टू आस्क यू फ्रैंकली कि इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। ये सबके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि अगर मैं बायोफिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें कह सकता हूँ। मुझ में ये कॉन्फिडेंस इसीलिए भी है क्योंकि आई हैव अ टीम जो कि इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं और ये सारे विजन को, ये सारे आइडियाज़ को जो सक्सेसफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। सो जब मैं आज इस आपके साथ में भी हूँ और हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो देयर इज अ टीम ऑफ मोर देन 200 पीपल हु इज वर्किंग राइट नाउ, एग्जीक्यूटिंग फ्यू प्लान्स इन इंडिया राइट नाउ। कुछ जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो अभी यूपी में है, कुछ टीम मेंबर्स राजस्थान में हैं, कुछ मेंबर्स जो है महाराष्ट्र में हैं, कुछ मेंबर्स जो उड़ीसा में हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर a very established company right now. We have people to look after different things. प्रोडक्ट को अगर एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए जो है वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 25 पीपल फ्रॉम PhD बैकग्राउंड, फ्रॉम मास्टर्स बैकग्राउंड, फ्रॉम स्पेसिफिक बैकग्राउंड ऑफ मटेरियल साइंस एंड थर्मल एनर्जी ऑल्सो. So that's how I develop my confidence, right? I have team who is executing projects. I have team who is looking after any kind of operations. हमारे पास वो टीम है जो कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर उसमें कोई मेंटेनेंस आ रहा है तो वो देख रहा है. हमारे पास वो टीम है जो कंटिन्यूसली ये मॉनिटर कर रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं करके. सो दिस इज हाउ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ वॉट एवर वी आर सेइंग, क्योंकि ये सारे डिस्कशंस पहले हम लोग ऐसे टीम हमारे प्लांट पे, हमारे ऑफिसर्स पे हम लोग ये कहते हैं, और तभी हम इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हैं कि हम ये सेम चीज जो है किसी के सामने जाके कमिट कर सके कि हम ये करने जा रहे हैं करके, और हम ये इतने समय में ये चीज कर सकते हैं करके. तो अभी आपने बोला आपकी एक टीम है यूपी में, कोई है राजस्थान में, कोई है महाराष्ट्र में, कोई ओडिशा में. तो आपके खुद के अभी प्लांट्स, मेरे ख्याल से आपने बोला था कि 2000 के अराउंड आपके प्लांट्स हैं, राइट. अगर मैं पिन पॉइंट लोकेशंस की बात करने जाऊँ तो वो कहाँ कहाँ पर ऐसी जगह पे है जहाँ पर आपने इंस्टॉल किए, जहाँ पे कोई तो पर्टिकुलर ऐसी जगह जहाँ पे हर किसी को पता हो कि फॉर एग्जांपल अब मुझे ये नहीं मालूम है कि एक्चुअली बायो सीएनजी प्लांट होता क्या है फॉर एग्जांपल, और मुझे देखना है, एंड आई एम फ्रॉम सम अदर स्टेट. सूरत में हूँ तो ठीक है, चलिए मैं आया, मैं देख लूंगा, पर मैं कोई और स्टेट में हूँ और मुझे जस्ट रफ आइडिया चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसा है, किस हिसाब से वर्किंग होता है. तो नियर अबाउट अगर कोई बड़ी छोटी जो भी लोकेशंस है जो नाम ऐसा हो कि हर किसी को पता हो, तो कुछ एक नाम ऐसे बता पाएंगे आप? जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट में वी आर क्लोज टू 2000 प्रोजेक्ट्स राइट नाउ और मोर देन दैट. हम लोगों ने हर एक ऐसी जगह जहाँ पे वेस्ट एक मात्रा में जनरेट हो रहा है हम लोगों ने काम किया होगा. आई थिंक अगर राजस्थान की बात करें तो हम उदयपुर में ताज होटल के साथ में काम करते हैं. अगर मैं कहूँ कि उड़ीसा में तो हम जगन्नाथपुरी टेम्पल के साथ में काम करते हैं. वहाँ पे जो वेस्ट निकलता है उससे प्रोसेस करके उसमें से गैस और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. अगर मैं कहूँ कि और काफ़ी सारे, जैसे जयपुर एयरपोर्ट पे काम करते हैं, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे काम करते हैं, मालदा रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, और इसी तरीके से काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ये सारे जो है हमारे लोकेशन इवन हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है कि हम कितने सारे कॉर्पोरेट्स और कितने सारे ऐसे ऐसे विभिन्न
एरियाज में, सेक्टर्स में काम कर रहे हैं. IITs, we are working with more than 7+ IITs. We are working with NITs, hospitals like Medanta Hospital and different other hospitals also. तो पूरे देश भर में हम मोर देन 40+ सिटीज में अभी काम कर रहे हैं. वहाँ पे हमारे मल्टीपल प्लांट्स एस्टेब्लिश हैं जो अप एंड रनिंग है, और कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकता है और फिर वहाँ पे जाके विजिट भी कर सकता है. एंड हमें ऐसा लगता है कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल. तो जो भी देखना चाहता है वो इस तरीके से आके देख सकता है, एंड दे कैन ऑल्सो टेक स्टेप्स की है ना, वो किस तरीके से फिर अपने वेस्ट मैनेजमेंट को प्लान करे या इस इंडस्ट्री में एक अपना नेक्स्ट स्टेप ले. बायो CNG प्लांट्स की बात करें तो आज यूपी में हम लोगों ने 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट साइन किए हैं जिनकी टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी 1000 टन्स पर डे है. और 1000 टन्स पर डे सिर्फ यूपी में. थोड़े टाइम पहले तो सिर्फ बात अपनी 5 टन या 10 टन की हो रही थी. आप हाँ, सो 10 प्रोजेक्ट्स जो कि 100 टन अगर प्रतिदिन प्रोसेस करते हैं, सो 100 टन, 150 टन, 200 टन, 300 टन, ये पर डे प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वेस्ट का. व्हाट्स द मैक्सिमम कैपेसिटी जो So- अभी तक आप बायोफिक्स के अंदर बना रहे हो? सो व्हाट्स द मैक्सिमम कैपेसिटी? कितना मैक्सिमम कैपेसिटी का प्लांट अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को एस्टेब्लिश करना है तो वो कर सकता है? So we say that ki we can do even 1000 tons per day waste processing bio-CNG plant also, but at the same time we would recommend कि 500 tons per day अगर आप वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अगर लगाते हैं जिसमें से आपका उत्पन्न होगा तकरीबन 20 टन जैसा बायो CNG, 20 से 25 टन बायो CNG, तो ये एक ऑप्टिमम प्लांट है. क्योंकि आपको ये भी देखना है कि 500 टन जैसा आप वेस्ट भी एकत्रित कर सके आपके नियर बाई एरिया से. सो जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल और फिजिबल प्लांट है वो 500 टन पर डे तो ऑब्वियसली है. अगर आपके पास उस तरीके के रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वेस्ट भी अवेलेबल है, तो यू कैन गो अप टू 1000 टन पर डे. जिस तरीके से आप स्केल करना चालू करते हैं उसी तरीके से आपके कैपिटल कॉस्ट और प्लानर कॉस्ट भी कम होता है और आपकी ROI भी बढ़ना चालू हो जाता है. ओके. यस. तो अभी आपने बोला कि ITs हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, वो भी इस चीज को अपने वहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं. राइट. बट हाउ दे आर यूटिलाइजिंग? मतलब IT सेक्टर और में पकड़े या फिर कॉर्पोरेट्स में पकड़े, तो व्हाई दे नीड द प्लांट और व्हाई दे नीड दिस सर्विस पर्टिकुलर? Right. I think, see, everybody is right now conscious, right? किसी भी कॉर्पोरेट या किसी भी, इवन मैं तो कहता हूँ कि सूरत में बहुत सारे ऐसे रेसिडेंशियल सोसाइटीज है जहाँ पे वहाँ पे हमने वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है, जहाँ पे हम वेस्ट को प्रोसेस करके एट द सोर्स वहीं पर ही जो है या तो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं या तो फिर बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं उसी जगह पर. और वही बायोगैस और वही इलेक्ट्रिसिटी फिर उन्हीं के प्रेमाइसेस में यूज होता है. ओके. राइट. और ये एक कॉन्शियस डिसीजन की वजह से आता है कि वी हैव टू बी सस्टेनेबल एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबिलिटी इन आवर फर्म. और हमारे सोसाइटी में, हमारे फैसिलिटी में हमें ये करना है. साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे कि जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स है, SDG गोल्स है, और एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस है, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव है. एनवायरमेंटल ऑडिट्स हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर जो है काफी ज्यादा इस चीज को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है कि क्या वेस्ट जो निकल रहा है वो एट द सोर्स सेग्रीगेशन हो रहा है, एट द सोर्स प्रोसेसिंग हो रहा है. तो काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं, काफी सारे जो ऐसे फैसिलिटी ओनर्स है वो काफी कॉन्शियसली ये डिसीजन भी ले रहे हैं कि हम हमारे वेस्ट को एट द सोर्स ही प्रोसेस करेंगे. अगर मैं ओवरऑल बायोफिक्स की जैसे बात हो रही है, तो अगर मैं पर्टिकुलरली मार्केट कैप की बात करने जाऊँ, सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू बायोफिक्स का मार्केट कैपिटल अभी किस प्लेस पे स्टैंड करता है? The way we are growing, so last year we did projects worth rupees of 50 crores के आसपास. This year we are doing projects worth rupees of 100 crores, and we have project worth rupees of 600 crores right now. Okay. And that's how. So basically, उस वे में देखने जाए तो this is how much we can do it in next 12 months. हमें इस प्रोजेक्ट्स को जो है एस्टैब्लिश करना है, एग्जीक्यूट करना है, और ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में ये काम चालू ही है. In next 3 years, the vision is that we are going to put 100
बायो सीबीजी प्लांट्स, बायो सीएनजी प्लांट्स हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 जितने एस्टैब्लिश करेंगे ऑफ टोटल वर्थ साइज ऑफ somewhere around 1500 crore rupees. That would be the market cap which we are focusing at this point of time. साथ ही साथ में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का. दैट प्रोजेक्ट इज इवन वर्थ रुपीज समवेयर अराउंड 400 करोड़ के आसपास में. सो दैट इज आवर विजन इन नेक्स्ट 3 to 4 years राइट नाउ. तो अगर ओवरऑल बायोफिक्स की बात जैसे अभी हो रही है, तो आप सिर्फ नेशनली अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं या योर विजन इज टू गो इंटरनेशनल? See, India is currently the hub of bioenergy expansion at this point of time. जिस तरीके से इतना गवर्नमेंट का सपोर्ट आया है, उस तरीके से देखने जाए तो इन इंडिया वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वी आर ऑलरेडी competing with the global players right now, and we are standing very clear. So we are at that par जहाँ पे टेक्नोलॉजी फ्रंट में, एग्जीक्यूशन फ्रंट में, ऑपरेशन फ्रंट में वी आर लीडिंग राइट नाउ. आने वाले समय में वी ऑब्वियसली वांट टू स्प्रेड अवर फुटप्रिंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो. So in upcoming 5 years, we are seeing that we'll be working in few of the countries in Asia and then in Europe and in Australia. Already हमारे कुछ discussion चल रहे हैं. We are also seeing some partners right now, and I'm also visiting some of the countries in next few months. So we will be having strong partners because we believe in that kind of vision that कि अगर हम यही चीज अगर कहीं पर भी करेंगे तो वी विल डू विद द सेम इंटेंसिटी, वी विल डू विद द सेम टाइप ऑफ सर्विसेज, वी विल प्रोवाइड देम सेम टाइप ऑफ हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट्स वी विल डू इन एनी कंट्री. सो दैट वुड बी द विजन गोइंग फॉरवर्ड. नाउ थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हैं. आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर से, ठीक है, जब से आपने ये प्लांट्स चालू किए थे, आपने वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आने का डिसाइड किया कि मुझे ये फील्ड में जाना है, सबसे बड़ा चैलेंज, ठीक है, आपने अभी तक में क्या फेस किया? देखिए, ये सेक्टर जो है वो पिछले कुछ सालों में ही काफ़ी ज़्यादा स्केल हुआ है. स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 से स्टार्ट हुआ है और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है, बहुत सारी जो रिफॉर्म है, बहुत सारी जो विज़न है, ये इन्हीं कुछ सालों में दिखा गया है जो लास्ट 10 सालों में थे. मैं इस तरीके से देख पा रहा हूँ कि ये कोई एस्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं है. सो बेसिकली आई थिंक बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ टीम इज वन ऑफ द, आई विल टेक प्राइड ऑन दैट कि अगर इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग टीम अगर बिल्ड हो पाया है इन दोज 10 years, तो वो एक काफ़ी ही बड़ी उपलब्धि है. एट द सेम टाइम पे इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क उस जगह पे करना और सक्सेसफुली प्रोडक्ट को लॉन्च करना, राइट. क्योंकि ये आप इस तरीके से मान के चलिए कि एक नया फ़ोन जिस तरीके से स्टीव जॉब्स ने जो है जब लॉन्च किया था, सो बेसिकली वो लॉन्च होने के बाद में वो चले और फिर एक सक्सेसफुल रिव्यू भी आए कि है ना ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, और फिर आप पूरा इंडस्ट्री को चेंज कर देते हो. फिर उसके बाद में सारे के सारे फोन जो है स्क्रीन वाले आना चालू हो गए. उसी तरीके से वी आर ऑल्सो लुकिंग टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन. तो अगर उस वे में देखने जाए तो वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन अवर टेक्नोलॉजी फ्रंट. हम जितना भी बनाए जा रहे हैं, जितना भी टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उतना पेशेंस भी रखना पड़ रहा था. एक चीज जो आपने पहले भी कहा है कि एक वो ट्रस्ट क्रिएट करना कि वी एज ए कंपनी अगर हम लोग जो है एक बायो सीएनजी प्लांट को लगा रहे हैं या तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस तरीके का ट्रस्ट एक डेवलप करना विद इन द प्लांट ओनर्स, विद इन द इन्वेस्टर्स की ये यूनिट जो है अगर हम बायोफिक्स से भी लगा रहे हैं तो कितना ट्रस्टवर्दी होगा. सो हमारे जो अर्ली अडॉप्टर्स है, जो अर्ली बिलीवर्स है, उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ. उन्होंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में विजिट करके आए थे
सारे प्लान्स देखे थे, उन्होंने देखे थे कि सारे चैलेंजेस कहाँ हैं, कि कहाँ पे रॉ मटेरियल के चैलेंजेस हैं, कहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का चैलेंज है, कहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हाई जा रहा है। और उन्होंने आके हमसे मिले, हमारी टेक्नोलॉजी को समझा, हमारी टीम को समझा। एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिर्फ हमसे मिले, बट हमारे पूरे टीम के साथ में उन्होंने डिस्कशन किया एंड दे बिलीव्ड इन अस, दे ट्रस्टेड अस कि है ना, नहीं हमें आपके साथ काम करना है। जब कोई हमारा प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड स्टार्ट नहीं था उस टाइम पे उन्होंने फिर साइन किया और उन्होंने हमारे साथ प्रोजेक्ट, आज तो सक्सेसफुली वो प्लान चल रहे हैं। बट लास्ट 1 से 1.5 साल में उस तरीके का ट्रस्ट भी डेवलप करना और साथ ही साथ में उसे सक्सेसफुली ऑपरेट करके है ना आज एस्टैब्लिश करना, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। एट द सेम टाइम पे जब पॉलिसीज बन रही होती हैं उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आ रहा होता है, उसमें से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा होता है। तो आई थिंक दो challenges keep on coming. I think, but I think I believe in this part कि अगर कोई भी जगह बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और आप उस challenges को solve करते हैं, then only you build empire like this. Then only you build company like this. So yeah. कभी ये हुआ है कि प्लानिंग के हिसाब से कभी भी आपने पूरा प्लान प्रिपेयर किया हो, हमको ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी है, इस हिसाब से चलना चाहिए, फिर एंड मोमेंट पे आता है अरे ये तो प्लानिंग में था ही नहीं। आई थिंक कि ये कहीं भी होता होगा, ये हर जगह ही होता है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसी तरीके से देखा है। आई थिंक कि हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है, वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, लैब में काफ़ी अच्छे से चला था। जब हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया था तब चला था, पर कमर्शियल लेवल पे या रियल स्टेज पे जो है वो कुछ और वे में चल रहा था, उस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो आई थिंक कि वो सारी चीज़ें आई हैं। टार्जन वाला डायलॉग याद आता होगा ना, अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और हमारे लिए तो ऐसा होता है कि रात के 12 बजे भी लेटेस्ट न्यूज़ का पूरा टीम ही इंतजार कर रहा होता है कि क्या हुआ करके। तो वी ऑल आर वेरी क्यूरियस पीपल, आई थिंक। And then all the engineers in this world, all the people, even from different background also, whoever are actually building something, they are all curious, right? जो चीज़ें हैं ऑलरेडी आप तो उसे आप कर ही सकते हैं, बट अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है तो तभी जाके आप देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड आपने जैसा कहा कि दे हैव कम मोर देन लाइक नंबर ऑफ चैलेंजेस, मतलब हम तो भूल भी चुके हैं कितने चैलेंजेस आए थे। कभी कभी रॉ मटेरियल पहुंचा नहीं है, कभी कभी जो है वहाँ पे जब टीम काम कर रही है तब वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो उस तरीके से काम नहीं किया होगा, या तो और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस। बट आप उसे कितने बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और फिर किस तरीके से एक नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में आते हैं। तो दैट्स हाउ यू एक्चुअली सी कि कंपनी ने कितने नंबर ऑफ चैलेंजेस को सॉल्व किया है। तो हम लोगों ने भी वही करने की कोशिश की है और आगे भी यही करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में भी जैसा मैंने कहा कि दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू सरप्राइज यू, राइट? देयर इज गोइंग टू कम सो मेनी न्यू थिंग्स एंड एवरीबडी हु actually chooses us, they only see our capacities, our strength, that we will be able to solve any problem, right? They never see कि ना problem आएगा ही नहीं। They understand कि there will come problems, but these are the people who can solve these problems. कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि सो के उठा रहे, ये तो चेंजेस नए आ गए। I think कि इन पूरे ये अभी जब नवरात्रि भी चल रहा था, so I was at one of my projects already, so क्लाइंट गुजराती थे और वो तो गरबा खेले जा रहे हैं, तो 2 बजे तक रात के भी अपडेट चालू ही है। वहाँ पे गरबा चालू है और यहाँ पे अपडेट्स भी चालू है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस है करके। एंड मैं तो कहूँगा कि माता जी का कृपा भी था कि आप सोचिए कि उसी टाइम पे हम लोग एक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे वहाँ पे एफिशिएंसी को लेके कि किस तरीके से आएगा करके। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन 10 दिनों में ही काम करते करते डे नाइट पूरी टीम लगी रही, बट डे नाइट लगे रहने के बाद में फॉर्चुनेटली और वो सरप्राइज हुआ ही कि एफिशिएंसी जो थी उससे भी हम लोगों ने पार करके और बेहतर वे में रिजल्ट्स को है ना प्रोड्यूस किया। सो आई थिंक या ये एक इस इंडस्ट्री का
बहुत ही बड़ा पार्ट रहने वाला है कि आप चैलेंजेस को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी जाके आप सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं, और सॉल्यूशंस पे जाने के बाद में आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से और बेहतर सॉल्यूशन लेके आ सके। 2016 से लेके अभी 2025, इस ड्यूरेशन में जो जर्नी है, कौन सा ऐसा मंत्रा है जिसने आपको मोटिवेट करके रखा कि नहीं मुझे, क्योंकि हर किसी का देखिए कैसा होता है कि बिजनेस जो भी रन कर रहा है, एक टॉप अथॉरिटी पे जो बैठा होता है, कभी ना कभी अंदर से आता है कि छोड़ यार नहीं करना, छोड़ देते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, अननेसेसरी चीज़ों का इतना ज़्यादा लोड आ जाता है। तो बिगेस्ट वेल विशर एंड सपोर्टर बोलूँ या आपका जो एक मंत्रा बोलूँ जिसने आपको इतने साल कंटिन्यूसली डेवलप होने के लिए और सक्सेस की तरफ जाने के लिए आपको मोटिवेट रखा, तो वो क्या चीज़ थी? ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये मेरा एक पर्सनल मानना भी है मेरा ये कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की है, राइट। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि क्या मैं अपने आप पे ज्यादा बिलीव कर सकता हूँ, राइट। कैन आई बिलीव माई सेल्फ टू टेक वन मोर स्टेप, है ना। एंड देन आई सी कि आप जब कोई भी चीज़ ऐसा कर रहे होते हैं कि आपने 10th स्टैंडर्ड किया, फिर 12th स्टैंडर्ड किया, फिर आपने कॉलेज किया, फिर कॉलेज के बाद में जॉब किया, सो ये काफ़ी ही डिफाइंड पाथ है, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा भी एक टर्न लेने की कोशिश करते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज ऑल्सो, राइट। घर वाले कहेंगे कि क्या कर रहे हो करके, जो भी आपके दोस्त मिल रहे होंगे कहेंगे कि क्या कर रहे हो करके। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर बिलीविंग योर सेल्फ एंड इफ यू बिलीव कि आप जो कर रहे हैं दैट इज नॉट जस्ट ए रैंडम स्टेप विच यू आर टेकिंग एंड देन इट्स अ प्लान स्टेप कि है ना मुझे ये करना ही था एंड आई लेट मी ट्राई, लेट मी फेल ऑल्सो, देयर इज नथिंग, there is no problem in getting like fail once or twice or even any number of times until unless you are believing कि ठीक है आप अब इसे इस तरीके से एक नया स्टेप भी ले सकते हैं करके। So I think that belief has worked all the time, and meanwhile I think my co-founder my co-founder is my childhood friend also, so basically I think we have been discussing the problems from very beginning, जब बचपन से ही हम लोग एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स को हम लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एंड वी ट्राई टू फिगर आउट सॉल्यूशंस होगी क्या कर, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तो मैं देख रहा था कि विद इन दिस जर्नी ऑल्सो दैट पर्सन हैज ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर कहीं ना कहीं अगर हमें एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है तो वी टॉक टू ईच अदर। देन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं जिससे भी जाके बायोफेस के बारे में बात कर रहा था, अगर वो मेरे दोस्त हैं या तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो दे हैव आल्सो सपोर्टेड, दे जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजेशन, दे आल्सो शोड देयर सपोर्ट बाय जॉइनिंग, राइट, एंड वर्किंग टुवर्ड्स दिस वन विजन, वन पैशन विच वी हैड कि ना हमें कुछ ना कुछ एक बिल्ड करना है। So that's how actually that is something which never ever makes me underconfident कि है ना मैं कुछ कर नहीं सकता। I feel कि अगर हम लोग ने जिस तरीके से शुरुआत की है, अगर if we fell down also then we have this capability to restart again and to reach that positions, क्योंकि वो भरोसा है, क्योंकि we have that kind of confidence कि यही टीम नहीं यहाँ से यहाँ तक लेके आए थे, तो अगर कुछ होता भी है तो वी विल अगेन राइज बैक, राइट। तो वो काफी बड़ा भरोसा, काफी बड़ा सपोर्ट है आई थिंक। बट आई थिंक फेलियर इज बेटर देन रेग्रेट। ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग एंड जस्ट रिग्रेटिंग कि काश मैंने ये कर लिया था, उससे अच्छा कर लो और करके एक बार गिर लो और देख लो कि अच्छा ऐसे गिरा भी जा सकता है, ठीक है, गिर गए तो हो गया, हाँ ठीक है भाई अपना बस का नहीं है, ये तो फिर अलग चीज है। आई थिंक थॉमस अल्वा एडिसन ही सेड कि है ना कि अगर किसी ने पूछा था कि सर यू हैव ट्राइड 1000 times एंड यू हैव फेल्ड 1000 times, सो किसी ने तो उन्होंने भी ऐसे ही रिप्लाई कुछ दिया था कि है ना आई हैव ट्राइड 999 times, हाउ विल दिस नॉट वर्क। सो बेसिकली you will learn out of it. So I think my journey so far is about learning from people, learning from my own mistakes, learning from my from the industry's mistake. जब हम लोगों ने बायो सीएनजी करने भी गए थे तब हम लोगों ने पहले ये देखा कि इंडस्ट्रीज में क्या मिस्टेक चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो किसी ना किसी ने तो कुछ किया होगा, करेक्ट, गैप
एक आइडेंटिफाइंग द गैप, अगर सब इतने ही परफेक्ट रहेंगे तो कोई गैप ही नहीं होगा ना। करेक्ट। तो बेसिकली देयर कैन बी गैप विद इन अस, देयर कैन बी गैप विद इन द मार्केट, एंड यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट। कुछ एक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और क्विक आंसर्स उसका देना पड़ेगा आपको, ठीक है? कौन सी चीज ज्यादा आवाज करती है आपके पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, कंप्रेसर या सेल्स टीम? आई थिंक सेल्स टीम काफी पास बैठती है तो वो ज्यादा आवाज करती होगी। कौन सी चीज पहले टूटती है, डाइजेस्टर मिक्सर या आपके उम्मीद मंडे मॉर्निंग को? दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो दोनों टूट नहीं रही है आजकल। जो मशीन्स बना रहे हो आप, ठीक है, वो किस पे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है या इंजीनियर्स के प्योर कॉन्फिडेंस पे जा रही है? आई थिंक कॉन्फिडेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट फर्स्ट कॉन्फिडेंस। अगर, ठीक है, कंप्रेसर होते आप, ठीक है, तो आप शांत रहते या कॉन्स्टेंटली ओवर हाइप्ड रहते? मैं ओवर हाइप्ड इंसान नहीं हूँ, देखने जाए तो लाइक मैं सबसे ज्यादा बसता हूँ पूरे के पूरे ऑफिस में। कितनी बार आपके पास जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट्स आते हैं उनमें से कितने क्लाइंट ने ये बोले भैया थोड़ा रेट कम कर दो? ऐसा कोई भी है नहीं जिसने ऐसा नहीं कहा होगा। या सो दिस इज द मेंटालिटी, राइट, कि रेट नेगोशिएट तो होता ही है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वेल्डिंग करना या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को वेल्डिंग करना? क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को वेल्डिंग करना। आपके प्लांट का अनऑफिशियल मोटो क्या है, क्वालिटी फर्स्ट, डिलीवरी सून या जुगाड़ इज एन आर्ट? क्वालिटी फर्स्ट, देन सेकंड कम्स जुगाड़। मतलब और कुछ नहीं, मतलब लास्ट में जुगाड़ था ही। Obviously, like the plans would work, I think. So, but again, with the focus that it is qualitative, right? तो मतलब बाकी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, इंडिया है जुगाड़ू देश। इंडस्ट्री के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग थिंग, ऑर्डर्स या क्लाइंट की डिमांड्स? Orders right now, client की डिमांड से ज्यादा तो ऑर्डर्स ही है। अगर वारंटी क्लेम सीजन होते, जो मशीन बना रहे हो उसके ऊपर वारंटी क्लेम सीजन होते, तो वो कौन सा होता? समर, विंटर और मॉनसून? सामने वाला गर्म होके आता है, ठंडा होके आता है या आते ही बरसता है? आई थिंक समर से ही चालू होता है, गर्म से ही होके आता है। कितनी बार ये हुआ है कि आपने बायो सीएनजी प्लांट है, ठीक है, उसके लिए सामने वाला जो भी पर्टिकुलर बंदा बात करने आ रहा है और वो उसको एक बड़ा गैस का सिलेंडर समझता हो? हमें तो शुरुआत काफी बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ा, तो हम गैस से ही स्टार्ट करते हैं कि जब डाइजेस्टर के बारे में बात करते हैं तो हम उसे बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पेट है जिसमें आप कुछ भी खा रहे हो तो फिर गैस बन रहा है करके। अगर बायो सीएनजी मशीनरी के पीछे अगर आपको थीम सॉन्ग लगाना हो, वो कौन सा होगा, गैसोलीना और वर्क वर्क वर्क? आई थिंक कुछ और बेहतर गाने हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा गाना है? आई थिंक बस सोचना पड़ेगा। बट अगर दोनों में से करना जाए तो आई थिंक गैसोलीना साउंड्स बेटर। ओके, सो आज का पॉडकास्ट सर हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं एपिसोड को। सो लास्ट एज अ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, अगर आप व्यूअर्स को कुछ देना चाहेंगे फॉर रिगार्डिंग द बायो सीएनजी प्लांट, हाउ दे कैन इन्वेस्ट, अगर वो करना चाहते हैं तो उनको किस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, और व्हाई दे शुड गो फॉर द बायो सीएनजी प्लांट एस्टेब्लिशमेंट, कि वो उनको फ्यूचर के अंदर किस हिसाब से बेनिफिट दे सकता है इन द बोथ वे, थ्रू गवर्नमेंट एंड थ्रू फाइनेंशियल। आई थिंक बायो सीएनजी ऐसे सेक्टर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ा सेक्टर है एंड गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी है। एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी एग्रेसिव राइट नाउ, इवन विद बैंक्स इज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, और इवन काफ़ी बेहतर प्रोसेस और सिस्टम्स भी हैं। सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो भी ऑनलाइन हैं, आप ट्रैक भी कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली जो प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी सिंपलर भी हैं कि आप 3 महीने के अंदर जो है सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर सकते हैं और अपना बायो सीएनजी प्लांट एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बायो सीएनजी प्लांट के बारे में बात किया जाए तो ऑब्वियसली आपको एक बार विजिट करना चाहिए, प्लांट देखना चाहिए। उसके बाद में इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर जो
देख रहा है कि टू डाइवर्सिफाई, टू इन्वेस्ट, राइट? एंड इफ यू हैव लाइक लेट्स से इवन 2 to 3 crores also, that is what as a capital if you have that. और फिर उसके बाद में इफ यू हैव लैंड जितना कि 3 से 4 एकड़ भी, तो बेहतरीन रूप से ये आपके लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, राइट? आप है ना, यू कैन इन्वेस्ट 3 करोड़ जैसे, और एट द सेम टाइम पे अगर आपके पास लैंड है तो 3 से 4 करोड़ में एक 5 TPD का प्रोजेक्ट हो सकता है. यू कैन टेक लोन्स एट अ वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अवेल सब्सिडीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, रिसीव सपोर्ट्स इन सेलिंग द गैस. गैस के जो आपको रेट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं, इतने बेहतर कि आपके 3 से 4 सालों में तो पूरा ROI ही निकल के आ जाता है. और साथ ही साथ में व्हेन यू आर सीइंग कि फर्टिलाइजर्स के अंदर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है, वो भी गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स यू मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑल्सो. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इज द मोस्ट opportunistic sector right now. So that's how you want, if you're planning a bio-CNG plant, आप देखिए कि आपके आसपास में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, वेस्ट अवेलेबिलिटी है, आप प्लांट्स को विजिट कीजिए एंड पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए, एंड यू शुड बी क्विक, क्योंकि 2030 तक अगर दिस 5000 bio-CNG plants are coming in, so you should take your decisions today itself. So thank you sir for joining us in this episode. बात करके काफी अच्छा लगा. Thank you so much for even calling me and inviting me. We will try के आगे और भी एपिसोड्स लेके आए, थोड़ा सा और इन डेप्थ जाए, इन डिटेल्स लेके आए कि एक्चुअली में what is bio-CNG, how it is totally produced, कौन सी चीज़ के अंदर bio-CNG के कितने मल्टीपल ऑप्शंस है, कितने डाइवर्सिफाई होके कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है उसमें से अपना ROI अर्निंग जो भी उनको करना है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स जो आपने साफ का बताया कि एविएशन जो फ्यूल का आप बता रहे हो कि जो आने वाला है, तो उसका अपने किस वे में आगे फ्यूचर हो सकता है, वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है. सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग. Thank you so much. Thank you. Yeah. So thank you guys for watching this episode. अगर आपको ये एपिसोड में से कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन हो कि आपको पूछना है, जो आप चाहते हो कि जिसके ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए, या कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स है जिसको आपको क्लैरिफाई करना है या आंसर्स चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें. एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एपिसोड्स. टिल देन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. थैंक यू.